अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। ये ईद वाकई बहुत बड़ी होती है क्योंकि इस ईद पे जज्बा सबका बहुत बड़ा होता है। आज ईद का दूसरा दिन इसी बड़े जज्बे के साथ हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इस ईद का जो पैगाम है हमने वो याद रखना है। इस ईद का जो असल मकसद है हमने वो याद रखना है। हमने याद रखना है उन लोगों को जो कि ज़रूरतमंद हैं, जो कि पूरा साल गोश्त खाना मेरे ख्याल से उनके लिए अब उस तरह से मुमकिन नहीं रहा। तो ईद का असल मकसद तो तभी पूरा होगा जब हम उन तमाम लोगों की ईद जो है उसको मीठा करेंगे, उस पे हम उनकी खुशियों का ख्याल रखेंगे। और एक्चुअली हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, मैंने तो बड़ी बड़ी इतनी इज्तिमाई कुर्बानियाँ देखी, मैं बड़ा खुश हुई कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि प्रॉपर इन इज्तिमाई कुर्बानियों में हम देखते हैं कि एक प्रॉपर तरीक़ेकार के थ्रू जो है वो लोगों में गोश्त तकसीम किया जाता है। फिर कुछ NGOs इतने ज़बरदस्त तरीके से काम सर अंजाम दे रही हैं और इसी तरह हमारे इर्द गिर्द हमारे रिश्तेदार सब लोगों को हमने देखा। तो काइंडली आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, ईद ज़रूर मनाएं, अपने घर गोश्त ज़रूर बनाएं, खाने का जो है वो ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन ईद का जो असल मकसद है उसको भी आप याद रखें। हम आज ईद का दूसरा दिन आपके साथ मनाएंगे, आपकी ईद को स्पेशल बनाएंगे और ऑब्वियसली आपके घर में ईद के दोनों दिन, क्योंकि इस ईद का तो मज़ा ये होता है ना कि आप मज़े मज़े के फरमाइशी पकवान बना रहे होते हैं, तो आप अपने घर में ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। ईद का पहला दिन ऑब्वियसली आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो होता क्या है जी, जो लोग पहले दिन कुर्बानी कर लेते हैं वो दूसरे दिन किसी के घर मेहमान चले जाते हैं, जहाँ दूसरे दिन कुर्बानी होती है वो पहले दिन किसी के घर मेहमान जाते हैं। तो इस तरह ये ईद की खुशियाँ जो है इनका मज़ा दोबाला हो जाता है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराना चाहूँगी जो आपकी इस ईद को मज़ीद स्पेशल बनाने के लिए हमें आज की इस पूरी ट्रांसमिशन में ज्वाइन करते रहेंगे और आपकी ईद को स्पेशल बनाएंगे। हमारे साथ जी ईशल साकिब मौजूद हैं, डॉक्टर कंजा मौजूद हैं और उनके साथ डॉक्टर तनवीर अब्बास मौजूद हैं जो कि डॉक्टर कंजा के हस्बैंड भी हैं। जी माशाल्लाह, हमारे तीनों मेहमान ईद के जोड़ों में क्या खूबसूरत लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आपसे स्टार्ट कर रही हूँ ईशल, कैसा रहा ईद का पहला दिन? बहुत अच्छा रहा, बहुत एंजॉय किया। मसरूफियत वाला दिन होता है ना, मसरूफियत वाला बिल्कुल इस तरह ही है। छोटी ईद से थोड़ा चेंज होता है। बिल्कुल, छोटी ईद पे बस आपने से ड्रेसअप करना होता है। बड़ी ईद पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़रा डबल होती हैं, हमारे लिए नहीं, थोड़ी हमारे बड़ों के लिए। लेकिन ऑब्वियसली हम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं साथ में। और इस दफ़ा थोड़ा हॉट वेदर है तो उसके अकॉर्डिंगली ज़रा ड्रेसअप भी वैसे होना और सब चीज़ों को साइड बाय साइड लेके चलना। तो लेकिन ओवरऑल इट वाज वेरी गुड। डॉक्टर साहिबा, कैसा रहा ईद का पहला दिन? जी, ईद का पहला दिन सो के गुजर जाता है मेरा, तो बहुत अच्छा रहता है। साल में 2 दफ़ा ईद आती है और 2 दफ़ा मुझे सोने का मौका मिल जाता है और नींद पूरी करने का। लेकिन यस, उसके साथ साथ अपनों से मिलना, अम्मा अब्बा की तरफ जाना। कुर्बानी ईद के पहले दिन करती? पहले दिन भी होती है, दूसरे दिन भी होती है अच्छा, कुर्बानी, और बस वो डिफरेंट डेज़ में चल रहा होता है। लेकिन ऑब्वियसली अभी बड़े माशाल्लाह बहुत एक्टिव है हमारे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तो वो कुर्बानी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उनकी हेल्प ज़रूर करते हैं। लेकिन ये है कि मिल बांट के ये जिम्मेदारी निभाई जाती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। डॉक्टर तनवीर अब्बास, कैसा रहा ईद का पहला दिन? बहुत ज़बरदस्त। और ईद की नमाज़ के बाद बस मिलना जुलना लोगों से, दोस्तों से, और अमूमन जो है वो गांव में जाके ईद की जाती है। अच्छा। हाँ, जहाँ से इंसान पैदा होता है, जिस मिट्टी से ताल्लुक़ होता है, उधर ही जाके बंदा ईद करता है। तो वहाँ तांता बंधा रहता है बस लोगों से मिलना जुलना। तो और देर बाद जाएं तो फिर ज़्यादा मिलने जुलने वाले लोग आते हैं। सही। तो कुर्बानी के टाइम पे खुद मौजूद होते हैं? बस थोड़ी सी देर, उसके बाद बस हैंड ओवर हो जाती हैं चीज़ें, जो लोग हैंडल कर रहे होते हैं उन्हीं को। और बस वो खुद ही एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक चीज़ें हो जाती हैं बस। सही। ईशल, कुर्बानी का गोश्त वगैरह तकसीम करती? मैं खुद नहीं करती। अच्छा। बिल्कुल, पेरेंट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अल्लाह का शुक्र है वो लोग दे आर क्वाइट यंग और वो मैनेज कर सकते हैं, तो अभी वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। लेकिन यस, मेरे ख्याल में हर घर में ऐसा ही होता है कि बड़े हैंडल कर रहे होते हैं। बिल्कुल, जब हम और थोड़े बड़े होंगे तो आई एम श्योर हम भी हैंडल करेंगे। तो अभी हम ट्रेनिंग वाली स्टेज में, अभी हम ट्रेन हो रहे हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है डॉक्टर साहिबा, मुश्किल काम है ये आप, क्योंकि मुझे जिस तरह से इतना सारा गोश्त नज़र आ रहा होता है उसको मैनेज करना, तमाम रिश्तेदारों में, ज़रूरतमंदों में, वो फिर आपने 3 हिस्से बना के जो तकसीम करना होता है इतनी शदीद गर्मी में, वो कंप्लीट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल, एक तो जल्दी करना, फिर रिश्तेदारों का जहन में रखना कि किस किस को भेजना है, और ज़रूरतमंदों में ये एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है जो निभानी होती है, और उसके बाद फिर फेस्टिविटी शुरू होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो डॉक्टर साहब,
आप तो मेरे ख्याल से खाने पीने के शौकीन ही नहीं होंगे, क्योंकि आप तो वेट लॉस स्पेशलिस्ट हैं, तो फिर थोड़े बहुत शौकीन हैं खाने पीने के? नहीं, मैं खाने पीने का शौकीन हूँ। अच्छा। और ये ईद तो इतने फिर स्मार्ट कैसे आप? खाना खाएं और जीने के लिए खाएं, हाँ। तो फिर आप स्मार्ट ही रहते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो ये ईद का गोश्त क्या वाकई बहुत ज़्यादा मोटापा करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पाकिस्तानी लोगों को प्रोटीन्स खाने की वैसी इतनी आदत नहीं है, तो उनको मज़ीद नहीं डराना चाहिए, मेरा ख्याल है। जो खाना चाहे उसे खाने देना चाहिए। हाँ। और 1 ऑड डे या 3 ऑड डेज खाने से कोई मोटा नहीं होता है। वो तो रूटीन में एक चीज़ जब शामिल कर लेते हो आप, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है। चले ये ईशल से पूछ लेते हैं। ईशल, ईद के तीनों दिन गोश्त अच्छा खासा खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? अच्छा, बिल्कुल। हमारे जिस तरह उन्होंने मेंशन किया कि हमारे स्टमक से इतने यूज टू नहीं होते। यूज टू क्यों नहीं होते? क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे रेड मीट नहीं खा रहे होते, यानी कि मटन और बीफ नहीं खा रहे होते। तो ऐसे में क्या होता है कि हम जब ईद के तीनों दिन खा लेते हैं और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो गैस्ट्रिक इश्यूज आ जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती हैं, वॉमिट्स आने लग जाती है, बहुत सारी मल्टीपल। मौसम भी ऐसा है ना, मौसम भी इस बहुत तरह का ज़्यादा है। उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ना, ये भी है कि हम लोग करते हैं बारबेक्यूज, और बारबेक्यू में बहुत कम लोगों को पता होगा कि माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता, हाई हीट पे आपको प्रॉपर ऑप्टिमम हीट में कुक करना होता है। चिकन तो कुक हो जाता है, लेकिन मटन एंड बीफ को हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो ज़रा थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। तो उस पर थोड़े से माइक्रोब्स का रह जाना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रो करना और फिर उसको गट को डिस्टर्ब करना, ये बहुत कॉमन होता है। तो अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी फीमेल्स को बहुत प्रैक्टिसेस पता होती हैं। इनिशियली थोड़ा सा गोश्त को टेंडर करके, थोड़ा सा उसे प्री कुक करके देन आप बारबेक्यू करें, सो दैट उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी के चांसेस कम हो, फिर आप बीमार नहीं होंगे। और इस तरह अगर जिक्र किया जाए ईद के तीनों दिन गोश्त बहुत ज़्यादा खाने का, तो एक ऑप्टिमम रेंज में खाएं, बिकॉज ईद पे मना नहीं हम कर सकते, लेकिन आप ऑप्टिमम एक रखें। आप 70 ग्राम्स ले लें, यानी कि 2 फिलेज ले सकते हैं लेट्स से बीफ स्टेक के पर डे। उसके अलावा आप फिर कोशिश करें ईद के 3rd डे के बाद थोड़ा अवॉइड करें, सो दैट वो जो वीकली गैप होता है ना, ट्वाइस अ वीक लेने या ट्वाइस अ वीक, उसको ज़रा मेंटेन करके फिर उसके बाद फिर खा लें, क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज स्टिल गोना बी विद यू। बट इसलिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड ये है कि मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। आप कहीं पे जाते हैं, कोई आपके घर आता है, तो फिर ये दावतों का सिलसिला ईद के कम से कम बड़ी ईद के ये 3 दिन चलता है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ईद आपने किस तरह से मनानी है बहुत ध्यान से वो आपको बताते जा रहे हैं। ईशल हमारे साथ हैं, डॉक्टर कंजा हैं, डॉक्टर तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनाया है। डॉक्टर साहिबा लोगों को खूबसूरत बनाती हैं और डॉक्टर साहब लोगों को स्मार्ट बनाते हैं। आजकल डिमांड ही इसकी है। डॉक्टर साहिबा, बहुत ज़्यादा खाने से भी प्रॉब्लम हो जाती है स्किन पे, कोई ऑयली स्किन जिन लोगों की हो, पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं, और ये स्पाइसी खाना और ख़ास तौर पर मीट अगर आप खा रहे हैं तो प्रॉब्लम होती है कोई? जी देखिए, अगेन मीट तो बहुत अच्छी एक गुड प्रोटीन का सोर्स है, तो ये ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है। एतदाल, दरमियानी रास्ता हमेशा बेहतरीन रास्ता है। और मुझे लगता है कि अगर स्किन वाइज इन 3 दिनों में कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो वो बोन ब्रॉथ है, जो आप पाए बनाते हैं। अच्छा। तो दैट इज़ बेस्ट सोर्स ऑफ कोलेजन। तो अगर आप वो जो कोलेजन शॉट्स पीते हैं या महंगी दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टर साहिबा ने राज बता दिया। उसकी बजाय अगर आप बोन ब्रॉथ रख लें और उसको बना के बेशक फ्रीज कर दें, और फिर 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून आप डेली बेसिस पे लेते रहें, तो वो बहुत हेल्दी है फॉर स्किन। इनमें से कोई भी चीज़ अनहेल्दी नहीं है स्किन के लिए, लेकिन ज़्यादा शुगर्स का लेना और फाइन कार्ब्स का लेना वो स्किन में इन्फ्लेमेशन करता है, उससे ब्रेकआउट्स आते हैं, एक्नी होती है। लेकिन बड़ी ईद जो है वो बड़ी बाबरकत है, इसमें सारी चीज़ें स्किन के लिए अच्छी हैं। आप ज़रूर खाएं, लेकिन मॉडरेशन में रह के खाएं। अब पाए शायद डॉक्टर साहिबा ने खाने का कह दिया, तो डॉक्टर साहब लोग तो बहुत खाना शुरू हो जाएंगे, खासतौर पे ख़वातीन जो कि अपनी स्किन के हवाले से परेशान रहती हैं, तो वो कहेंगी डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि आप ज़्यादा खा लें, तो ये मॉडरेशन के साथ खाना है? मॉडरेशन के साथ। अच्छा, पाए बड़े हेल्दी होते हैं। यस। अगर आप वो बहुत ज़्यादा लें तो वो तो फिर अच्छा खासा मेरे ख्याल से मोटापा भी हो सकता है। मोटापा तब होगा अगर उसके अंदर ढेरों ढेर आप ऑयल डालेंगे, और उसके अंदर एक तेल की और पूरी एक तह जमी होती है, अगर उस तरह के खाएंगे फिर उससे मोटापा होगा। वैसे हमारे यहाँ तो खाने का ट्रेंड यही है, इसी तरह से खाया जाता है। तो अब आप डॉक्टर साहिबा ने अगर कहा है तो उसको खाएं मॉडरेशन के साथ, कम खा लें, ये हो सकता है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, जो ऑलरेडी मोटापे का शिकार लोग हैं उनको कुछ सजेस्ट करेंगे कि उन्हें पोषण कंट्रोल करके किस तरह से खाना है, क्या चीज़ें? अब 3 टाइम ही अगर आप गोश्त खाते चले जाएंगे प्रॉब्लम तो हो सकती है ना?
हाँ जी, हम बाकी गेस्ट ने भी ये इस बात पे जोर दिया है कि मॉडरेशन के साथ और कैलोरीज को देख के खाएं। और अगर आपके सामने इतना ज़्यादा मटन या बीफ आ ही आए तो आपके पास ही पड़ा रहेगा, वो फ्रीज़ रहेगा वो, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता खाएं और डेली रिक्वायरमेंट के मुताबिक खाएं, एकदम से बहुत ज़्यादा मत खाएं। अच्छा ईशल, क्योंकि गर्मी है तो हमें पानी की इनटेक तो बहुत अच्छी रहती है ना? बिल्कुल, वाटर बहुत इसेंशियल है स्पेशली इस मौसम में। अच्छा, इस दफ़ा इस तरह हुआ है कि ईद जो पहली ईद आई, छोटी ईद, वो उस मौसम में आई जब हम लोग बिल्कुल ही विंटर से स्टेप आउट कर रहे थे और समर्स में अच्छा स्टेप इन कर रहे थे। अच्छा मौसम था, लेकिन विंटर्स में हम डिहाइड्रेट हो गए थे। स्किन पे बहुत, डॉक्टर कंजा बता सकती हैं, स्किन के बहुत इश्यूज आ जाते हैं। मेरे साथ खुद इश्यूज थे, ऑल्दो मैं पानी बहुत पीती हूँ, लेकिन वो यही ना, क्योंकि डाइट्स इस तरह की होती हैं। और अब ईद ये वाली ऑब्वियसली अब हम फिर थोड़े डिहाइड्रेटेड ही हैं, समर्स बहुत ज़्यादा पीक पकड़ चुके हैं, गर्मी है और बॉडीज़ बहुत डिहाइड्रेट हो जाती है, तो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आपको पता है कोई भी चीज़ डाइजेस्ट करने के लिए, कोई भी फूड इस प्रॉपर्ली इंजेस्ट करने के लिए और आपके मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करने के लिए और ऑप्टिमम रखने के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पानी का बहुत इस्तेमाल करें। बल्कि एक और मैसेज है जो मैं आपके शो से देना चाहूँगी कि इस मौसम में जो भी लोग राइडर्स आते हैं या आपका स्टाफ है या कोई भी लोग हैं, तो आप उनके लिए घर पे ठंडे पानी का एटलीस्ट अरेंज करके रखें, या उनके लिए जूसेस जो हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो आप जूसेस भी अरेंज करके रखें, फ्रिज में ठंडा करके रखें, सो दैट कोई भी राइडर अगर धूप में आपको कोई भी चीज़ डिलीवर करने आ रहा है, जो कि बहुत कॉमन है, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत होती है, तो आप उन्हें फर्स्ट थिंग आप उन्हें वो जूसेस लाजमी दें या पानी एटलीस्ट ज़रूर दें, सो दैट उनका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहे। आप अपना भी ख्याल रखें लेकिन उनका भी ख्याल रखें। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। डॉक्टर साहिबा, घर में क्या पकवान बनते हैं आपके ईद के स्पेशली? कोई फरमाइशी पकवान आप खुद खाती हैं ईद का गोश्त? जी, कुछ खा सकती हूँ। जैसे मैं कीमा ज़्यादा पसंद करती हूँ, कीमे के बने हुए कबाब, चपली कबाब और कीमे के मटर कीमा, ये मैं खा सकती हूँ। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बनता तो सभी है। एक तो मटन पुलाव बहुत कॉमन एक डिश है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोटी नहीं खानी पड़ती साथ, तो वो एक इजी डिश होती है, तो वो सबसे पहले बन जाती है। और सुबह के वक्त कलेजी का भी एक वो होता है ट्रेंड, कलेजी बनती है, और उसके बाद फिर कोरमा और वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये पकवान बनते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली जो ज़्यादा पसंद होता है वो होता है कि कीमे की फॉर्म में कोई चीज़ हो, तो वो मैं इजीली कंज्यूम, और मुझे वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ईशल, ये ज़्यादा हेल्थ के लिए भी अच्छी है कि आप सालन वगैरह से कबाब फॉर्म अगर ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा? पाकिस्तान में बेटर है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फैट डालते हैं, जो हमारे ऊपर एक फ्लोटिंग ऑयल का एक लेवल ना नज़र आए तो हमें मज़ा ही नहीं आता, और हमारी मदद उस सालन को एक्सेप्ट ही नहीं करती। वो कहती है ये तो सही अच्छा है ही नहीं। तो अनहेल्दी चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि बहुत ज़्यादा फ्लोटिंग ऑयल ऊपर। तो कबाब और इस तरह की जो मिन्स मीट से बनी हुई चीज़ें हैं, उसमें 2 फैट होता है, स्पेशली बड़ी ईद पे, क्योंकि रेड मीट के अंदर नेचुरली फैट के कट्स होते हैं। लेकिन आप अगर वो बनाते हैं तो एटलीस्ट सिर्फ वही फैट रहता है। अब उसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राइंग ना करें, बिकॉज बहुत सारे लोग कोफ्ते और इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं और डीप फ्राई करते हैं, क्योंकि जो कुर्बानी का जो गोश्त है उसमें ऑलरेडी फैट है। तो आप कोशिश करें उसको सिर्फ शैलो फ्राई करें या सिर्फ उसको ग्रिल कर लें, तो वो ऑप्टिमम में वो अपने ही फैट्स रिलीज़ करेगा और वो हेल्दी है। सालन से तो बहुत हेल्दी है। लेकिन सालन भी खाएं। सालन बनाने का मेथड थोड़ा आप डिफरेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप ऊपर इतना ऑयल ना डालें, क्योंकि अंदर बहुत ऑयल है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। ऑयल ऊपर से डालेंगे या मीट के अंदर इटसेल्फ है वो फ्लोट करेगा, तो अंदर वाले जो मीट है उसी को मेल्ट होकर फ्लोट करने। बिल्कुल डॉक्टर तनवीर, क्योंकि आप वेट लॉस सर्जन हैं, जो लोग सर्जरी करा चुके हैं वो खा सकते हैं चीज़ें इस तरह से, जिस तरह मतलब नॉर्मल लोग ईद को एंजॉय कर रहे होते हैं 2-2 3-3 टाइम? उनको तो फिर बड़ी आपने सजेस्ट करते होंगे कि पोर्शन कंट्रोल करके खाना है और एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं खाना। अच्छा, ये जो पोर्शन कंट्रोल है ना, सर्जरी के बाद बड़ा इजी हो जाता है मेंटेन करना। अच्छा, बिकॉज साइज कैपेसिटी ऑफ द इंटेस्टाइन एंड स्टमक इतनी हम रिड्यूस कर देते हैं कि आप खा ही कम पाओगे। जहाँ पहले आप 2-2 नान खा जाते थे या आप बहुत ज़्यादा सालन खा जाते थे, आप खाओगे बहुत थोड़ा सा, कैपेसिटी कम है, तो अंदर से सिग्नल आ जाएगा कि बस आपने 3 बोटियाँ खा ली हैं, वो और आप नहीं खा सकते। बस जिस तरह एक नॉर्मली इंसान को भी सिग्नल आता है कि मैंने बहुत खा लिया, तो कैपेसिटी कम होने की वजह से पोर्शन कंट्रोल तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। नाउ बहुत कुछ बना हुआ है, तो क्या मैं ये सब कुछ खाऊं या ना खाऊं? सब कुछ खाएं। जो कुछ ऐसा ऑफ द टेबल नहीं होता सर्जरी के बाद। अल्लाह की नेमतें, आप सब कुछ एंजॉय करें, लेकिन एतदाल में रहना इजी हो जाता है। हाँ, वो तो जी हमारा दीन भी कहता है एतदाल के साथ खाएं, भूख रख के खाएं तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। लेकिन हमने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर लिया है। डॉक्टर साहब, बहुत लेट नाइट लोग खा रहे हैं। ये जो स्टमक है, ये अगर आपका अपसेट हो तो स्किन पे वाकई इशू होता है? जी बिल्कुल। पहले हम नहीं मानते थे ये बात। हमारी आज से 10 साल पहले वाली रिसर्च में ये बात नहीं थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च हो रही है
कि आपकी गट हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्किन हेल्थ। आपकी गट अगर इन्फ्लेम्ड है, उसमें इन्फ्लेमेशन है, वो हैप्पी नहीं है, तो आपकी स्किन भी हैप्पी नहीं होगी। अक्सर ऐसे लोगों को जिनको गट के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होते हैं या डायरिया रहता है या स्टमक में पेन रहती है, तो उनको एक्ने होती है। ये मेरी बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है। ऑल्दो हमारी एलोपैथी इसको इतना नहीं मानती, लेकिन इस पर बहुत रिसर्च हो रही है और हम ये समझते हैं कि जैसे आपके गट का माइक्रोबायोम चेंज होता है तो आपकी स्किन का माइक्रोबायोम भी चेंज होता है और इन्फ्लेमेशन ट्रैवल करती है थ्रू डिफरेंट सिस्टम्स। तो इसलिए आपके गट का, वो हकीम लुकमान ने कहा था ना कि वो एक गट जो है आपकी पेट का ख़राब होना वो 100 बीमारियों की निशानदेही करता है। तो ये बिल्कुल सच बात है। आपकी गट हेल्दी नहीं है तो आपका कुछ सिस्टम हेल्दी नहीं हो सकता। यहीं से हेल्थ का आगाज़ होता है। तो गट को हेल्दी रखें, मॉडरेशन में खाएं, सारे पोर्शंस में से लें, प्रोटीन भी लें, कार्ब्स भी लें, फैट्स भी लें, लेकिन जो उनकी बनता है पार्ट उतना पार्ट ही लें और मॉडरेशन में रहें, तो बहुत हेल्दी रहती है स्किन। अच्छा ईशल, हम क्या करते हैं, हम ना गोश्त ही गोश्त 3-4 दिन खा रहे होते हैं। वो जो हम रूटीन में फ्रूट्स भी ले लेते हैं, सैलड्स भी ले लेते हैं, हम वो चीज़ें ज़रा स्किप कर देते हैं 3-4 दिन, तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत प्रॉब्लम होती है। बल्कि ऑनलाइन ट्रेंड्स होते हैं ना, तो आजकल ट्रेंड ये लोगों को लगता है कि सिर्फ प्रोटीन बेस्ड डाइट लेंगे तो हम पतले रहेंगे, सिर्फ प्रोटीन बेस्ड डाइट लेंगे तो हमारा मसल मास भी बिल्ड होगा, सब कुछ हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। लेकिन ये मिथ है। हमें सब चीज़ें लेनी है और अच्छा मज़ा भी तभी आता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी प्लेट में अगर पुलाव है तो साथ में ग्रेवी है और सैलेड और दही ना हो तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो आप फुल एंजॉय करके खाएं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करें और सब चीज़ें अपनी प्लेट में डालें। बिकॉज ऑब्वियसली जब हमें वेजिटेबल्स वगैरह, रॉ वेजिटेबल्स बहुत मज़ा आता है। एक तो टेस्टी होती हैं, फुलफिलिंग होती है, प्लस कैलोरीज भी बड़ी बैलेंस कर देती हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इस तरह के हैं जो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में देते हैं और वो बहुत एफिकेसी उसकी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन रेट होता है उनका। तो आप कोशिश करें कि वो सब चीज़ें प्लेट को बैलेंस करके बनाएं। फॉर एग्जांपल अगर आपने आधी प्लेट में राइस या रोटी और उसके साथ आपने ग्रेवी ली है, मटन, बीफ, व्हाटएवर, चिकन भी ले सकते हैं, तो आपकी हाफ प्लेट एटलीस्ट सैलेड से फिल्ड हो। थोड़ा सा योगर्ट का पोर्शन भी लें, हर चीज़ बैलेंस में रखें। तो और हमारी पाकिस्तान में तो वी आर लकी इनफ कि इस तरह की कुकिंग प्रैक्टिसेस होती हैं कि हम सब चीज़ें साइड बाय साइड इनकॉर्पोरेट करते हैं। हमारे हर चीज़ सर्व होती है, तो पाकिस्तानी मेथड अडॉप्ट करें और वो खाएं, आपको मज़ा भी आएगा और न्यूट्रिएंट्स भी सारे मिलेंगे। सही जी। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहिबा से हमने पूछना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्किन आपकी उतनी फ्रेश नहीं रहती है, आप मेकअप भी कर लें, तो अब हमने स्किन को हेल्दी कैसे रखना है? ब्रेक के बाद आते हैं जी, डॉक्टर साहिबा से गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं। अच्छा, ईद पे खाने के साथ साथ सब लोगों की कोशिश होती है डॉक्टर साहिबा बड़े खूबसूरत लगे। अब वो जो मेकअप आजकल कर रहे हैं, वो गर्मी इतनी है, मेकअप आपका मेल्ट हो जाता है। हम आजकल हालांकि ट्रेंड है कि आपने लेस मेकअप करना है, तो अच्छा मेकअप स्टे कैसे कर सकता है? हमने क्या करना है अपनी स्किन के साथ? कुछ एक आधी टिप दे दें कि अगर मेकअप से पहले ये आप कर लेंगे तो मेकअप अच्छा रहेगा, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। जी, मेरा ख्याल है कि एक तो सबसे पहले स्किन क्वालिटी पे काम होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि स्किन क्वालिटी ख़राब हो और उसके ऊपर आप अच्छा मेकअप करेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी स्किन आपकी मेकअप के अंदर से भी नज़र आती है। हेल्दी स्किन का पता चल जाता है। तो एक तो स्किन हेल्थ पे काम करें, जो कि हम अक्सर बताते रहते हैं, बड़े शोज़ हमने उस पर किए हुए हैं। लेकिन अगर आपने मेकअप को अच्छा ठहराना है तो आपको एक गुड मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन उससे पहले लगा लें, क्योंकि सनस्क्रीन तो मस्ट है। बहुत गर्मी है, बहुत धूप होगी और उससे आपकी स्किन डैमेज होने का ख़तरा रहेगा। तो एक टिंटेड मॉइस्चराइजिंग सनब्लॉक एज अ प्राइमर भी काम करता है, बहुत सारी कवरेज भी दे देता है और मॉइस्चराइज भी रखेगा। लेकिन जब आप चूल्हे के पास जाएंगे या किचन में काम कर रहे हैं तो उस वक्त इतने क्रीमी चीज़ें मत लगाएं। उस वक्त आपके पास एक रोज़ वाटर की एक बॉटल होनी चाहिए जो आपकी फ्रिज में पड़ी होनी चाहिए और उसको निकाल के एवरी 10 मिनट्स 50 मिनट्स आपने स्प्रे करना है, कूल डाउन रखना है स्किन को। ये दो चीज़ें करेंगे तो आप बचे रहेंगे इस ईद में अपनी स्किन को नुकसान पहुंचाने से या सनबर्न से या रैश से। यानी आप मेकअप शेकअप करें, थोड़ी सी जो स्किन केयर करनी है वो डॉक्टर साहबा ने आपको बता दी है। डॉक्टर साहब, आप स्किन केयर के मशवरे लेते रहते हैं? वैसे तो माशाल्लाह आप दोनों ही खूबसूरत हैं। वेरी नेचुरल। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। तो डॉक्टर साहिबा खुद कुछ केयर के वाले से ये कर लें, ये कर लें? हाँ जी बिल्कुल।
मॉइस्चराइज़र कौन सा लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, हाँ, ये तो ज़रूरी है ना, मुझे कहने की या पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वैसे ही वहाँ पहुँच जाती है वो चीज़, घर में पड़ी होती जी। है। वो इन्वेंट्री पूरी होती है कि इनको ये मॉइस्चराइजर सूट करता है, ये सनब्लॉक सूट करता है, और फिर इनके पास टाइम तो नहीं होता है, लेकिन व्हेनेवर ही कम्स टू क्लिनिक तो फिर मैं इनके पकड़ के कुछ प्रोसीजर्स भी कर देती हूँ। तो कभी कुछ प्रोसीजर किया हो तो लोग फिर कमेंट भी कर रहे होते हैं कि आपकी जॉ लाइन कैसे बनी है, तो वो फिर वो मुझे ही देखना पड़ता है, क्योंकि इनको ज़ाहिर है बिजी रहते हैं तो खुद से केयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे ये होता है कि जहाँ ये यूज़ कर रहे हो चीज़ें, अपनी वॉशरूम में इनके टूथब्रश के साथ साथ सारी चीज़ें पड़ी हो, सब चीज़ें पड़ी हो, तो वो फिर यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज आपको पता है मेल्स आर नॉट दैट पर्टिकुलर कि हम ये भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सो आपको स्किन केयर तो मिल जाती है, ये वाली टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जैसे कि डॉक्टर साहब भी मसरूफ़, आप भी मसरूफ़, तो ये ईद के दिनों में तो टाइम घर मिल जाता होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये उन चंद दिनों में से है कि जो हम दोनों एक साथ गुजार लेते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब दिन शुरू होता है तो इनका अपना दिन चल रहा होता है, मेरा अपना दिन चल रहा होता है, तो 24 घंटे में से यूँ समझिए कि घंटों भी हम साथ नहीं रह पाते। तो जब छुट्टियाँ आती हैं, स्पेशली ईद की छुट्टियाँ आती हैं, तो उसमें हम थोड़ी छुट्टियाँ और मिला लेते हैं, सही, सो दैट कुछ रिलैक्सिंग टाइम, फैमिली टाइम एंजॉय कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, और फैमिली टाइम हम इंजॉय करते हैं। ईशल अगर हम ख़ास तौर पे देखें ना, तो ईद के दिनों में यही होता है कि आप खाना शाना खा रहे हैं, अच्छा मीठा भी खा रहे हैं। अब वो लोग जो कि जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना वेट लॉस किया होता है, जो लोग बड़े डाइट कॉन्शियस होते हैं, ये 3-4 दिनों में अच्छा खासा वेट गेन कर लेते हैं। तो हम क्या करें कि ईद पे अच्छा खाना भी खा लें और वेट भी ना बढ़े, कोई टिप दे सकती हैं? अच्छा, पहली बात ये कि एक दिन में ना वेट लॉस होता है एक दिन में, और ना ही वेट गेन होता है। तो एट टाइम्स होता है कि हम जब भी ईद की गैदरिंग्स होती हैं तो कोई एक दिन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा सारी फैमिली इकट्ठी हो रही होती है, गैदर हो रही होती है, तो उस दिन आप खा लें, जितना आपका दिल कर रहा है खा लें। ऑब्वियसली अगर आप मॉडरेशन में रहने के आदी है ना, तो आपके स्टमक को भी उसी की आदत हो जाती है, आपका स्टमक उसी लेवल का एक्सपैंडेड होता है, तो आप उतना ही खा पाएंगे जितना आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है। तो उसमें ये कि आप हर चीज़ खाएं, और अगेन वेट गेन अगर आपने नहीं करना तो आप कोशिश करें कि 3-4, अब तो वीकेंड भी आ जाएगा साथ में, तो लोग कंबाइन कर लेते हैं ना छुट्टियों को, तो कोशिश करें कि फिर सिर्फ ईद पे खाएं या पहले 2 दिन खा लें, और उसके बाद तीसरे दिन से आप फिर मॉडरेशन में आ जाएं, और मीठा वगैरह उस तरह बहुत ज़्यादा ना खाएं। थोड़ा बहुत खाना तो सुन्नत भी है और दिल भी करता है ऑब्वियसली खाने के बाद थोड़ा सा मीठा लेना। उसकी फॉर्म्स आप ऑल्टर कर लें, अब तो तरबूज बहुत अच्छा आया हुआ है, तो वाटरमेलन का इस्तेमाल कर लें, या कोई भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनके साथ अपनी स्वीट क्रेविंग्स जो हैं उसको सटाइटी दे दें, तो वो बड़ा अच्छा रह जाता है। और बस कोशिश करें कि अब ये जो इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ उन सब में ही ना उस तरह खाएं, और कोशिश करें सिर्फ मीट ओवरलोड ना कर लें, मॉडरेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा ज़रूरी है आपकी अच्छी सेहत के लिए। ब्रेक के बाद हम आते हैं जी वापस, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं और हम ईद की खुशियाँ आपके साथ मना रहे हैं। अच्छा ईशल, बच्चों के लिए भी ईद का गोश्त, हमें आजकल बच्चे वैसे कहते हैं ना नहीं खाना, कुर्बानी का गोश्त तो बिल्कुल नहीं खाना, लेकिन कितना हेल्दी है, कितना ज़रूरी है कि बच्चों को ईद का गोश्त खिलाएं? बिल्कुल बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए। स्पेशली ये होता है कि वो हम लोग क्या करते हैं कि छोटी एज में दूध बहुत डिपेंडेंट करते हैं, बच्चों को दूध पे डिपेंडेंट बहुत कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कैफीन प्रोटीन हमें मिल रही होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि जितना ज़्यादा दूध देंगे उतना बच्चा आयरन डेफिशिएंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वो दूध पे ज़्यादा रिलाई कर रहा होता है। तो जो टॉडलर्स होते हैं, थोड़े से बड़े इन्फेंट्स वाली स्टेज में आ जाते हैं, उसमें यह है कि आपको मीट इनकॉर्पोरेट करना होता है ताकि उनमें आयरन डेफिशिएंसी ना हो। तो आयरन डेफिशिएंसी के लिए मीट से बेहतर कोई फॉर्म नहीं है, स्पेशली रेड मीट और जो ऑर्गन मीट्स होते हैं, जो कलेजी होती है, वैसे ही जो हम लोग टका टक बना के खाते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो बच्चों को थोड़ा सा आपको डिसीव करना पड़ता है, आप उन्हें ना बताएं कि क्या है, आप कीमा बना के देते हैं और आप उन्हें ऑर्गन मीट्स दें, सो दैट उनमें जो आयरन सप्लाईज हैं वो बढ़ें। उनमें जो बहुत आपने देखा होगा बच्चे बहुत वीक हो जाते हैं, अंडर आई डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, प्लस उनकी कलर चेंज हो जाता है डार्क सर्कल्स का, और प्रॉपरली आप देखेंगे पेटीट होते हैं, फिजिक उनकी इतनी अच्छी हेल्दी नहीं होती, कलर भी पेल होता है, तो ये सब इंडिकेशंस है आयरन डेफिशिएंसी के। तो आप उन्हें मीट बड़ी अच्छी फॉर्म में दे सकते हैं। और अगेन जो बोन मैरो होता है, जो मिल्क है, वो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। तो अगर बच्चे और कुछ नहीं खा रहे, स्पेशली अभी वीनिंग
उनकी स्टार्ट हुई है और लेट्स से अभी 1 साल हो गया है वीनिंग करते हुए, तो आप उन्हें बोन मैरो को विप करके दें, यानी उसे अच्छे से फेंट के उसका जो कंसिस्टेंसी उसकी ज़रा सॉलिड हो जाती है, तो आप वो उनको उनकी डाइट में इंकॉर्पोरेट करें। ये भी उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और बच्चे की जब फाउंडेशन, आप शुरू से किसी चीज़ की फाउंडेशन, कोई बिल्डिंग है उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली वो वैसे भी स्टर्डी रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। इसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडी भी है, जब इनिशियल डेज में हम इतनी अच्छी डाइट इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो वो आगे भी जाके अच्छी होती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, बच्चों में भी ओबेसिटी प्रॉब्लम करती है? हमें लग रहा होता है बच्चे बड़े गुपलू से हैं और ये तो बड़ा क्यूट लग रहा है, इवन 14-15 साल में हम देखते हैं बच्चे बड़े हेल्दी हो रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं, तो ये प्रॉब्लम कर सकती है? अभी बहुत राइजिंग ट्रेंड के अंदर है जो चाइल्ड ओबेसिटी है, पूरी दुनिया के अंदर राइजिंग ट्रेंड में है। और पाकिस्तान जो है उसमें एक देखिए डबल एजेड सॉर्ड है कि एक तरफ हमारे बच्चे लेस प्रिविलेज्ड एरिया के अंदर खाना कम मिलने की वजह से मैल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, और उसी तरफ एक दूसरा एज ऑफ सॉर्ड ये है कि हमारे बहुत से बच्चे ओबेसिटी का भी शिकार हैं। आप स्कूल्स में देखेंगे तो इसमें बहुत बड़ा रोल जो प्ले कर रहा है वो हमारा लाइफस्टाइल चेंज प्ले कर रहा है कि बच्चे पहले माएँ जी थी वो खींच के बच्चों को घरों में रखने की कोशिश करती हैं कि घर के अंदर वक्त गुजारे, और अब माएँ बच्चों को पुश कर रही होती हैं कि 1 मिनट स्क्रीन ऑफ करके बाहर कहीं खेलने के लिए चला जाए। तो स्क्रीन्स पे रहते हैं बच्चे, और दूसरा जंक फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। लाइक वो बहुत से चिप्स के ब्रांड्स हैं, बस वो खाते रहेंगे, सोडास पीते रहेंगे, और हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई चीज़ ऑर्डर हो रही होगी जंक फूड की। तो इन 2 वजूहात की वजह से चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत राइजिंग ट्रेंड के ऊपर है। और इवन जो एडोलेसेंस है, लाइक 12 साल से लेकर 20-21 साल की उम्र के दरमियान जो बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा हमारे क्लिनिक्स में उनके विजिट्स होते हैं। लड़कियां लड़के दोनों? दोनों। तो प्रॉब्लम हो सकती है इसकी। yes. अच्छा, नॉर्मली हमें लगता है कि लड़कियों के लिए प्रॉब्लम है मोटापा, लड़कों के लिए भी उतना ही प्रॉब्लम है अगर इस एज में हो रही है तो? देखें, लड़कियों के लिए तो प्रॉब्लम है और ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके साथ सिर्फ डिज़ीज़ जो जुड़ी हुई है जिससे उसके जिस्मानी मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो एक फ़िज़िकल चीज़ है, वो अलहदा है, लेकिन एक साइको सोशल एलिमेंट है वो ख़वातीन के साथ या बच्चियों के साथ ज़्यादा अटैच्ड होता है। जी बिल्कुल। और उस एज में तो ज़्यादा अटैच्ड होता है, नंबर 1। और नंबर 2, जो मेल्स हैं, लड़के हैं, उनके साथ भी है। अभी जो हार्मोनल लेवल्स मेल्स के होते हैं वो भी ओबेसिटी से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए होते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है जी। आप बच्चों की डाइट का ज़रूर ख्याल रखें, अच्छी डाइट दें, लेकिन इन सब चीज़ों का भी आपने ज़रूर ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब, क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों की स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छी डाइट से स्किन भी बच्चों की अच्छी होती है? जी बिल्कुल, बहुत सारी माएँ मेरे पास आती हैं, मतलब जब वो अपनी कंसल्ट कर रहे होते हैं, साथ बच्चियाँ भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं 9-10 साल के बच्चे, तो उनके लिए स्किन केयर का पूछा जाना एक बहुत ही अजीब अमल है मेरे लिए। कि कहती हैं कि इसका रंग डार्क हो गया, इसको कुछ ब्राइटनिंग क्रीम्स दे दें या इसका कोई ट्रीटमेंट कर दें। तो प्लीज़ मेक श्योर कि उनको घर में अच्छी डाइट दी जाए। डाइट से ही बच्चा ग्रो करेगा, उसकी स्किन भी ग्रो करेगी, हेल्दी होगी। इस एज में किसी स्किन केयर की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो अभी बहुत सारे चाइल्ड ब्रांड आ गए हैं जिसमें आपकी स्किन केयर के ब्रांड्स हैं जो आपने यूज़ करने होते हैं, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने चाहिए। मैं उसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहती कि आप बच्चियों को जो 9-10 साल की बच्ची है, स्कूल गोइंग एज है, और वो इतनी सारी स्किन केयर करके स्कूल जाए। ये बहुत डैमेजिंग है यंग स्किन के लिए। और प्लीज़ अवॉइड एनी स्किन केयर, और बस अपना एक सनस्क्रीन आप कर सकते हो जो जिंक ऑक्साइड बेस्ड हो, फिजिकल सनस्क्रीन हो, वो आप लगा सकते हो। एक जेंटल क्लेंजर रखो और साथ अच्छा खाना खाओ। सही जी। तो आप अच्छा खाना खाएं, बच्चों का ख़ास तौर पर ख़ास ख्याल रखें। अच्छी डाइट के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि हम ओबेसिटी की तरफ तो नहीं अपने बच्चे को लेके जा रहे, क्योंकि यही वो एज है जिसमें बच्चों की अच्छी ग्रोथ वगैरह जो है वो बहुत मैटर करती है। अदरवाइज़ इससे फिर जब आगे चले जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। इशल, मुझे ये बताइएगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बच्चों को ज़रूर देनी है और कौन सी ज़रा कम देनी है बच्चों की डाइट में? अच्छा, प्रोसेस चीज़ें हमने बहुत कम देनी है बच्चों को। अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है नगेट्स, सॉसेजेस, सलामी स्लाइसेस, एवरीथिंग। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों की हम डाइट में इनकॉर्पोरेट इस तरह करते हैं कि उनका ब्रेकफास्ट स्टार्ट ही इस चीज़ से होता है। और इसमें कहीं ना कहीं बड़े भी शामिल हो रहे हैं। उनको भी ब्रेकफास्ट में मज़ा ही तब आता है जब हैश ब्राउन्स होंगे, जब इस तरह की ज़रा थोड़ी अल्ट्रा प्रोसेस चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करके थोड़ी कम करनी है हमने। और हम लोग ये क्या करते हैं कि ईजी एस्केप होता है हमारे लिए, ये चीज़ें दे दी, हमें मील प्रेप नहीं करनी पड़ती। उसकी जगह आप थोड़ा सा होम बेस्ड मील्स दें। ये सब चीज़ें जो जिनकी अब बच्चों को आदत लग चुकी है, आप कोशिश करें कि वो घर पे बनाएं। और सारी रेसिपीज़ ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। मतलब वो लोग
जिनको कुकिंग नहीं भी आती वो भी अब अब तो बड़ी बना इजी सकते कर हैं। सकते हैं आप YouTube पे जाएं, जो चीज़ बनानी है आप 1 मिनट में रेसिपी सीख के सब कुछ अब तो बना शॉर्ट्स में आ गए, क्योंकि लोगों में इतना स्टेमिना नहीं ना रहा कि वो सारी वीडियोस देखें और इतना वो अटेंशन स्पैन नहीं रहा सोशल मीडिया की वजह से, तो अब शॉर्ट वीडियोस में वो रेसिपीज बता देते हैं। बिल्कुल, exactly। तो वहाँ से आप देख के बना के अपने बच्चों की डाइट में इनकॉर्पोरेट करें, कोशिश करें जितनी देर तक आप कर सकते हैं उतनी देर तक आप उन्हें उतना हेल्दी दें जितना वो खा सकते हैं। बिकॉज फैट सेल्स की क्या बात है कि जो ओबेसिटी है, जिसका चाइल्डहुड ओबेसिटी की बात हो रही थी, तो उसमें ये होता है कि हमारे फैट सेल्स जब ग्रो करते हैं ना, जब हम मोटे हो रहे होते हैं तो हमारे फैट के सेल्स नंबर और साइज दोनों में बड़े हो रहे होते हैं। लेकिन जब हम वेट लॉस करते हैं तो नंबर फैट सेल्स का वही रहता है, साइज श्रिंक हो जाता है, यानी कि दोबारा से रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दोबारा आपने देखा होगा जो एक दफ़ा मोटा हो जाए फिर वो आप अगली दफ़ा मिलेंगे 2 महीने बाद वो फिर पतला या मोटा हो सकता है। तो वेट लॉस करें भी तो बहुत जल्दी कम बैक होता है, वो इसी वजह से क्योंकि फैट सेल्स वही हैं, वो साइज भी बहुत जल्दी फिर ग्रो कर जाते हैं। तो कोशिश करें बच्चों को शुरू से ही हेल्दी एक्टिविटी की आदत डालें और उन्हें फिजिकल एक्सर्शन सिखाएं उनको, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो क्या होता है कि बच्चे कमरे से बाहर स्टेप आउट करना ही पसंद नहीं करते, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं ही नहीं। तो कोशिश करें कि आप खुद भी उनके साथ इस तरह की प्लेफुल एक्टिविटीज़ में इंगेज हों जहाँ बच्चे भी इन्वॉल्व हों, आप भी हों, ताकि दोनों की फिजिकल हेल्थ बेटर है और मेंटल हेल्थ भी साइड बाय साइड। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। डॉक्टर साहब, ईद के हवाले से एक मैसेज चाहिए देखने वालों के लिए। जो लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं, मैं चाहूँगा कि उन लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि महंगाई की वजह से वैसे ही जीना लोगों का दोभर हुआ हुआ है। तो इस ईद के ऊपर जितने भी वो लोग हैं जो कुर्बानी को अफोर्ड कर सकते हैं, उनको चाहिए कि इस ईद का मैसेज भी यही है कुर्बानी का, कि हमने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ वो जो लेस प्रिविलेज्ड लोग आपके इर्द गिर्द हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके हमसाए हैं, आपके मोहल्ले गली या इलाके में लोग रहते हैं, उनका ज़रूर ख्याल रखें और अपने ये जो गोश्त है इसके अंदर उनको ज़रूर हिस्सा उनको भी बांटें। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबा, आपका क्या मैसेज है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मौका होता है। सारा साल हम काम करते हैं और अपनों से नहीं मिल पाते, दिल की बातें नहीं कर पाते, तो ये बहुत अच्छा मौका होता है। सब अपने ऐसे रिश्तेदार जिनको आप सालों साल से नहीं मिले, उन्हें जाएं, मिलें, गले लगाएं और साथ में सनस्क्रीन लगाना मत भूलें। अगर आप अपनी स्किन इतनी गर्मी में अच्छी रखना चाहते हैं तो ये आपने ज़रूर करना है। ईशल, आपका क्या मैसेज होगा? सर बिल्कुल, जिस तरह अंडर प्रिविलेज्ड लोग या जो लो सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें हमारी हाउस हेल्प भी हो सकती है, और सिर्फ हमारी हाउस हेल्प नहीं, इर्द गिर्द आप देखिए बहुत सारे हर घर के गार्ड्स, हर घर के डिफरेंट हाउस हेल्प होती हैं, उनको आप कोशिश करें जितना आप हेल्प कर सकते हो उतना करें, क्योंकि हम खुद तो अपने लिए आउटफिट्स नए खरीदते हैं, खुद अपने लिए वार्डरोब कम्प्लीटली रेडी करते हैं, हेड टू टो ब्रांड न्यू हमने कपड़े पहने होते हैं। तो इस मौके पे कोशिश करें कि आप उन्हें यूज़ क्लोथ्स देने के बजाय, इफ़ यू कैन अफोर्ड, तो आप उनको एक दफ़ा साथ ले जाएं, जिस ब्रांड से आप लेते हैं कभी एक दफ़ा उन्हें भी लेके देखें। और ये प्रैक्टिस मैंने भी करके देखी है, एंड आई हैव रियलाइज्ड कि ये चीज़ उन्हें उनके फेस पे इतनी ब्राइट स्माइल्स लेकर आती है ना, कि जहाँ से आप ले रहे हैं शूज़ क्लोथ्स, आप वहाँ उन्हें एक दफ़ा लेके तो जाएँ, उनकी जो खुशी है उसका लेवल ही और होता है। तो ये शायद आपकी पॉकेट पे इतना हैवी ना हो, शायद आपके लिए कुछ भी ना हो, शायद आप उससे ज़्यादा ही पैसे या उससे ज़्यादा वर्थ की चीज़ें उन्हें दे देते हो, लेकिन आप कोशिश करें कि एक दफ़ा ये करके देखें, आप देखिएगा उनकी खुशी का, एक्साइटमेंट का लेवल ही और होता है। बिल्कुल, ये ईद हमें जज्बा ही देती है इसार का, कुर्बानी का, मोहब्बत का। मोहब्बतें बांटें, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों का खास ख्याल रखें, खास तौर पर इस ईद पर। थैंक यू सो मच, आप लोगों के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी ये ट्रांसमिशन जारी है, मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगी, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।